हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3/3/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में इतने शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के आपके 3/3/2019 के शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3/3/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको हमेशा बॉडमास थ्योरम पता होना चाहिए। मैं पहले वाले वीडियो में काफी बार आपको बता चुका हूं कि क्या होता है, तो मैं यहां पर भी आपको बता देता हूं कि बॉडमास थ्योरम क्या होता है। तो BODMAS होता है। तो बी से आपका क्या हो जाता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से ऑफ, डी से डिवाइड यानी कि भाग होता है, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है, ए से ऐड यानी कि जोड़ होता है, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। पहले इसमें जो है ब्रैकेट को हल किया जाता है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव का हल किया जाता है। यानी कि बॉडमास थ्योरम के हिसाब से जो पहले यानी कि ब्रैकेट पहले से तो पहले हल करेंगे और जो बाद में उसे बाद में हल करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर जो ऑफ है, ऑफ वाले को भाग को पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे। ऑफ का मतलब क्या साइन होता है, गुना का साइन होता है। किसका साइन होता है, गुना यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चक 16 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा ऊपर में हल करने पर, तो आपको ऊपर में हल करने पर यहाँ पर मैं बगल में लिख देता हूँ सारा, 5.25 आपका हो गया, प्लस आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 3 12 -5 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर का आपका सारा हल हो गया। नीचे का क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट का सारा नीचे का हल कर लेंगे। तो 9.5 में से 2.5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। 9.5 में से 2.5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 5 को जब 0.35 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35 25 175 यानी कि 1.75 आएगा। कितना आएगा, 1.75 आएगा। यानी कि 5 में जब 0.35 को गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1.75 आएगा। तो सारा को क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। ऑफ है आगे साइन, तो ऑफ का मतलब अभी क्या आपको बताया गया कि गुना होता है, तो यहाँ पर गुना दे देंगे, इंटू 7 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.75। सारा क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 5.25 प्लस 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17.25। और जब 17.25 में से 5 माइनस करेंगे, 17.25 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा। तो ऊपर वाले को सारा हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, फिर नीचे वाले का सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 7 यानी कि गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2। यानी कि 7/2 में से 7/2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। 7/2 कितना होता है, 3.5 होता है। 7/2 कितना होता है, 3.5 होता है। तो 3.5 में से 1.75 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा 1.75 बचेगा। कितना बचेगा, 1.75 बचेगा। कितना बच जाएगा आपका, 1.75 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ से आपका हट जाएगा। यहाँ से जब भाग देंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25, हाथ में 2। तो यहां पर जब भाग देंगे तो यहां पर भाग कितने से लगेगा, 1275 को जब 175 से भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। कितना बार में चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। यानी इस पूरे सिंप्लीफिकेशन को हल करने पर आपका कितना आंसर आया, तो 7 आंसर आया। कितना आया, 7 आया। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का सम जो है उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। यानी कि इन जो 5 क्रमगत यानी कि लगातार जो है 5 सम संख्या है उनका योग जो है उसके औसत से 40 अधिक है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि
उस श्रृंखला का माध्य यानी कि इन पांचों संख्याओं का माध्य यानी कि औसत क्या है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग मान लेते कि एवरेज जो है इन पूरे 5 संख्या का एवरेज जो है क्या है, हम लोग यक्स मान लेते कि इन पूरे 5 सम संख्याओं का औसत जो है कितना है, यक्स है। और जब योग का बात आता है तो यहाँ पर बोला गया है कि उन संख्याओं का योग जो है उनके औसत से 40 अधिक है। तो अगर औसत हम लोगों ने यक्स माना तो उन 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यानी कि सम कितना हो जाएगा, तो यक्स प्लस आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 40 हो जाएगा। यानी कि उन 5 संख्याओं का औसत यक्स है और उनका जो है सम यानी कि जो योग जो है कितना है, यक्स प्लस 40 है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हल करेंगे सारा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एवरेज यक्स है, टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर आपका कितना है, यहाँ पर टोटल सम संख्याएं कितने हैं, तो 5 है। तो जब कुल संख्या से उसके औसत को गुना किया जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, उन 5 संख्याओं का योग निकल जाएगा। जब कुल संख्या से उसके औसत को गुना किया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, उन 5 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा, 5 इंटू यक्स यानी कि 5 यक्स हो जाएगा। यानी कि उन 5 संख्याओं का योग कितना आ गया, 5 यक्स आ गया। और यहाँ पर उन 5 संख्याओं का योग हम लोगों ने जो है यहाँ पर क्या माना है, यक्स प्लस 40 माना है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया। यानी कि 5 यक्स भी क्या हो गया, उन संख्याओं का योग हो गया, और यक्स प्लस 40 भी क्या हो गया, उन संख्याओं का योग हो गया। तो दोनों योग है उन 5 संख्याओं का, तो दोनों योग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 यक्स। यक्स जब इधर आएगा तो 5 यक्स में से यक्स गया तो कितना आ जाएगा, 4 यक्स आएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 10 आ गया। पूछा क्या जा रहा था, औसत पूछा जा रहा था। तो यक्स हम लोगों ने क्या माना था, उन संख्याओं का औसत माना था। यानी कि यक्स 10 आया है तो उन 5 सम संख्याओं का भी औसत कितना होगा, 10 ही होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि विशाल जो है 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर बोला गया कि यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है। कितनी दूरी, 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है। यानी कि पहले अगर वो 20 किलोमीटर तय कर रहा था तो अब वह 18 मिनट में उस 20 किलोमीटर की आधी दूरी तय कर रहा है। कितने समय में, 18 मिनट में। फिर आगे बोला गया कि शेष दूरी को तय करने के लिए पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी करने के लिए, यानी कि जो दूरी शेष बची है और उसे पूरी यात्रा को 30 मिनट में खत्म करने के लिए उसकी गति जो है, जो शेष दूरी है उसको जो है किस गति से तय करनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है दूरी आपकी कितनी दी गई है, दूरी जो है उसे कितना तय करना है, 20 किलोमीटर तय करना है। कितना दूरी तय करना है, 20 किलोमीटर तय करना है। उसमें से आधा दूरी जो है कितना समय में तय कर लिया, 18 मिनट में तय कर लिया। यानी कि उसने आधा दूरी यानी कि 10 किलोमीटर उसने तय कर लिया। 20 किलोमीटर कुल दूरी था, आधी दूरी उसने 18 मिनट में तय किया। यानी कि 10 किलोमीटर उसने 18 मिनट में तय कर लिया था। 10 किलोमीटर उसने कितने समय में तय कर लिया, 18 मिनट में तय कर लिया। तो उसे अब जो शेष दूरी यानी कि बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, तो 10 किलोमीटर। यानी कि जो दूरी बची हुई है अब कितनी है, 10 किलोमीटर, जो कि उसे तय करना है। और जो अब समय कितना बचा हुआ है, कुल उसे जो है 30 मिनट में तय कर लेना है। 18 मिनट जो है आधी दूरी वो लगा चुका है तय करने में, तो बचा हुआ अब समय कितना है, तो 30 माइनस 18 मिनट यानी कि 12 मिनट अभी और बचा हुआ है। यानी कि 12 मिनट में उसे अब कितना तय करना होगा, 10 किलोमीटर तय करना होगा। यानी कि कितने समय में तय करना है वो भी हमें पता है, कितनी दूरी हमें तय करना है वो भी पता है। तो चाल निकालने का आपको फॉर्मूला हमेशा पता होना चाहिए कि चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं पहले वाले वीडियो में भी काफी बार बोल चुका हूं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो हमें क्या निकालना, स्पीड यानी कि चाल निकालना। तो स्पीड बराबर दूरी बटा समय, यानी कि दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, समय कितना है, 12 मिनट। तो जब दूरी
जब दूरी किलोमीटर में हो, जब दूरी किलोमीटर में हो तो आपका समय हमेशा किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो इस 12 मिनट समय को क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कट रहा है तो काट देंगे, तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 5 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि बची हुई दूरी जो है उसे किस गति से तय करनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसे बची हुई दूरी को तय करनी होगी। उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि ओम प्रकाश 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बंबई से पुणे की यात्रा करता है। फिर बोला गया कि यदि उसकी गति को 50% बढ़ाकर वापस बंबई जो है लौटता है, यानी कि जब जो है बंबई से पुणे जा रहा था तब उसकी गति 80 किलोमीटर थी, लेकिन जब पुणे से बंबई वापस आ रहा है तब उसकी गति जो है पहले वाली गति से 50% क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है, यानी कि जिस चाल से वो गई और जिस चाल से वो वापस आई, पूरी यात्रा को तय करने के लिए उसकी औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहां पर तो पहला स्पीड यानी कि फर्स्ट स्पीड तो आपका दिया गया है, कितना दिया गया, 80 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो क्या कर रही थी, बंबई से पुणे गई थी। लेकिन जब वो वापस आ रही थी यानी कि सेकेंड स्पीड, तब उसकी गति क्या हुई, 50% बढ़ गई। यानी कि 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। परसेंट को फ्रैक्शन में मैं चेंज करने के लिए आपको काफी बार बता चुका हूं, यहां पर भी बता देता हूं कि कैसे होता है चेंज। 50% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50 से 100 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, यानी कि 50% को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर 50% का वैल्यू क्या हो गया, फ्रैक्शन में भिन्न में 1/2 हो गया। यानी कि उसकी चाल पहले 2 यूनिट थी, बढ़कर उसकी चाल अगर पहले 2 यूनिट थी उसमें क्या हुई, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। यानी कि उसकी चाल 2 यूनिट से बढ़कर 1 यूनिट वृद्धि, यानी कि अब कितने हो गई, 3 यूनिट हो गए। तो नया चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से काटेंगे 80 को तो कितना बार में चला जाएगा, 40 बार में। यानी कि 40 दिया कितना हो गया, 120 हो गया। यानी कि जाने की गति अब पता चल गई और वापस जो लौटता है उसकी भी गति हमें पता चल गई। तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति निकालने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना हमेशा। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू V1 इंटू V2 बटा क्या हो जाता है, V1 प्लस V2 हो जाता है। V1 आपका क्या है, पहली स्पीड यानी कि जाने की उसकी गति, और V2 आपका क्या होता है, सेकेंड स्पीड यानी कि वापस आने की गति होती है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2 होता है। तो क्या करेंगे, सब आप सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू V1 यानी कि पहली स्पीड कितनी आई थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और V2 यानी कि दूसरी स्पीड कितनी आई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे क्या लिखना है, दोनों के चाल का योग यानी कि 80 प्लस क्या करेंगे 120 तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सारा सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते तो 40 दिया 120, 40 बचे 200, 5 से काटेंगे तो 16 बार में आपका चला जाएगा। 16 तिया 48 दूनी 96 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति हो गई। क्या हो गई, एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति हो गई। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति निकालने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 यानी कि 2:1 के अनुपात में है। तो 4:3 यानी कि 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाया जाने वाला पानी की मात्रा क्या है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे, अगर पहले वाले मिश्रण में कुल मिलाकर 60 लीटर दूध और पानी था
उनका जो है किस अनुपात में बांटा गया था, 2:1 के अनुपात में मिलाया गया था। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया, मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी का कितना अनुपात दिया गया, 2:1 दिया गया। कितना अनुपात दिया गया, 2:1 दिया गया। तो इनका जो है रेशियो का यूनिट का सम कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है, 60 लीटर। टोटल जो है मिश्रण कितना था, 60 लीटर। तो 3 यूनिट बराबर 60 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काट लेंगे तो 20, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना लीटर हो गया, 20 लीटर। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मिल्क और वाटर का निश्चित जो है क्या निकाल सकते हैं, मात्रा निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का अगर 20 लीटर है तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। 1 यूनिट का अगर 20 लीटर है तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 लीटर। यानी कि दूध कितना है, तो 40 लीटर है। अब पानी कितना हो जाएगा, तो पानी 1 यूनिट बराबर कितना था, तो 20 था। यानी कि पानी कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक निश्चित मिश्रण को हम लोगों ने दूध और पानी को अलग कर लिया, लेकिन बोला गया कि उसे जो है उसमें क्या किया गया, पानी मिलाया गया। तो नया अनुपात क्या हो जाता है, 4:3 हो जाता है। यानी कि अगर पहले उसमें 40 लीटर दूध था और 20 लीटर पानी था, तो क्या किया जाता है, उस मिश्रण में पानी और मिला दिया जाता है। उस मिश्रण में क्या किया जाता है, पानी और मिला दिया जाता है। दूध जो है क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये जो है क्या, दूध में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। मिलाया क्या गया, पानी मिलाया गया, यानी कि पानी में बदलाव आया है। तो पानी में बदलाव आने के कारण यहाँ पे जो है क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, क्या उसके रेशियो में। तो परिवर्तन हो गया, तो पानी कुछ मिलाया गया होगा, उनका मात्रा आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या है, दूध कांस्टेंट है, यानी कि पहले अगर 40 लीटर दूध था तो दूसरे वाले मिश्रण में भी क्या है, 40 लीटर ही दूध है। अगर पहले 40 लीटर दूध था तो दूसरे वाले मिश्रण में भी क्या है, 40 लीटर ही दूध है। यानी कि इस 4 यूनिट के बराबर, इस रेशियो में इस 4 यूनिट के बराबर क्या है, 40 लीटर है। 4 यूनिट के बराबर क्या है, 40 लीटर है। यानी कि इसके 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 40 को, 10 बार में चला जाएगा। यानी कि इसके 1 यूनिट के बराबर कितना आ गया, 10 लीटर आ गया। तो यहाँ पर इसके 3 यूनिट के बराबर कितना मिश्रण हो जाएगा, तो 1 यूनिट के बराबर 10 लीटर, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। यानी कि अब जो है पानी कितना हो गया, पहले तो 20 लीटर था, लेकिन नया मिश्रण में आपका कितना लीटर हो गया, तो 30 लीटर हो गया। यानी कि पानी जो है कितना मिलाया गया होगा, 20 लीटर से 30 लीटर हो गया। यानी कि पानी उसमें कितना मिलाया गया है, 10 लीटर मिलाया गया है। कितना पानी मिलाया गया, 10 लीटर पानी मिलाया गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 लीटर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन में दिया गया कि मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/5 जो है मुनाफे पर क्या किया, मुनाफे पर 9,000 रुपये में एक वस्तु बेची। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पैसे से कोई भी मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर पैसे से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर बोला क्या गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है वो क्या है, लागत मूल्य का 1/5 है। कितना है, लागत मूल्य का 1/5 है। यानी कि जो आपका प्रॉफिट यानी कि पी हो रहा है, यानी कि जो आपका लाभ हो रहा है वो आपके सीपी यानी कि क्रय मूल्य का 1/5 है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ पर हमें पैसे से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें परसेंट में वैल्यू चाहिए। अगर रुपये में आपसे आंसर पूछता तब हमें यहाँ पर जो है रुपये की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पर आपसे किसी प्रकार का रुपये में वैल्यू नहीं पूछा जा रहा, परसेंट में वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से हल कर सकते हैं कि जैसे कि बोला गया कि प्रॉफिट जो है क्या है, सीपी का 1/5 है, यानी कि लाभ जो है क्रय मूल्य का कितना है, 1/5 है। तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट और सीपी यानी कि लाभ और क्रय मूल्य का क्या आ जाएगा, यहाँ पर अनुपात आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट कितने हैं, 1 यूनिट है, यानी कि लाभ कितना है, 1 यूनिट है, और क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है। लाभ कितना है, 1 यूनिट है, क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है। तो यहां पर से आप लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी पता है, सीपी भी पता है, लाभ प्रतिशत आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत की प्रॉफिट को क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, नीचे क्या लिखा जाता है, सीपी लिखा जाता है। सीपी कितना है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 5 है,
और इसे परसेंट में चेंज करना तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 20 बार में, यानी कि आपका कितना आ गया 20% आ गया। कितना आ गया 20% आ गया, यानी कि मनजीत सिंह को कितना लाभ हुआ प्रतिशत में, तो 20% लाभ हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक घनाकार टंकी में, कैसा टंकी, एक घनाकार टंकी में जो है 4800 लीटर क्या है पानी है। कितना पानी है 4800 लीटर पानी है। फिर बोला गया कि यदि टंकी की लंबाई 6 मीटर है, यदि टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, तो टंकी में पानी की गहराई यानी कि उसका जो है डेप्थ जो है कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये आपका 48,000 लीटर दिया गया है, ये जो हमेशा जो है किसी भी टंकी में किस रूप में रहेगा, वॉल्यूम के जगहों पर जो है उसको क्या करेगा, घेरेगा। वो जो पानी रहेगा जिस भी टंकी में रहेगा वो उसके वॉल्यूम को क्या करेगा, घेरे हुए रहेगा। तो वॉल्यूम को जब घेरेगा तो इस लीटर को क्या किया जाता है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर जो है क्या हो जाता है 1000 लीटर हो जाता है। क्या हो जाता है 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाता है 1000 लीटर हो जाता है। यानी कि जब वॉल्यूम निकाला जाएगा तब क्या रहेगा मीटर क्यूब रहता है। वॉल्यूम हमेशा किसी भी में भी रहता है, या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा या फिर किलोमीटर क्यूब होगा, जो भी रहेगा आपका उसमें क्यूब लगा हुआ रहता है। यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। यानी कि टोटल जो है इसका वॉल्यूम जो है कितना हो जाएगा, तो 48 मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 मीटर क्यूब हो जाएगा, उस टंकी का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम की जो है लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, हमें क्या पूछा जा रहा है, गहराई पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम निकालने का आपको किसी भी घनाकार आकार का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन निकालने का फॉर्मूला ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या हो जाता है हाइट या डेप्थ भी बोल सकते हैं, ये आपका हो जाता है। यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सारा वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लंबाई कितना दिया गया क्वेश्चन में 6 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया 4 मीटर, डेप्थ आपका निकालना है तो इसे डी से डिनोट कर देंगे बराबर टोटल वॉल्यूम यहाँ पर कितना है तो 48 मीटर है। तो 48 यहाँ पर लिख देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 चौक 24, 24 दुनिया आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यानी कि गहराई आपका कितना आ गया 2 मीटर आ गया, गहराई आपका कितना आ गया 2 मीटर आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि ए एक कामगार के रूप में बी से 2 गुना अच्छा है। यानी कि ए जो है किसी काम को बी से दोगुना तेजी से, यानी कि किसी काम को ए जो है बी से दोगुना तेजी से काम कर सकता है, ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फिर बोला गया कि बे जो है और बे जो है एक साथ मिलकर 20 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। क्या होता है टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, या फिर टाइम बराबर आप बोल सकते हैं टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। क्या बोल सकते हैं टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। तो TW आपका क्या हो गया टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से आपका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कितना काम जो है ए को करना है, कितना काम जो है क्या करना पड़ेगा ए को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि ए जो है यहाँ पर ए जो है बी से दोगुना अच्छा काम कर है। यानी कि क्या यहाँ पर हमें पता चल जाएगा दोनों की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता पता चल जाएगी। क्या बोला जा रहा है ए जो है बी से दोगुना अच्छा काम कर है, यानी कि ए क्या है 2 यूनिट काम करता है तो बी कितने यूनिट काम करता है 1 यूनिट ही काम करता है। यानी कि ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 1 आ गई, और दोनों मिलकर जो है कितने दिनों में काम करती है 20 डेज में, यानी कि 20 दिनों में काम करते हैं। तो कुल काम निकालने के लिए अभी आपको क्या बताया गया इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि कुल कार्य क्षमता इंटू समय करते हैं। तो दोनों मिलकर 20 दिन में काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों मिलाकर कार्य क्षमता कितने से काम कर रही है तो ए 2 से काम कर रहा है बी ए से काम कर रहा है, यानी कि दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रही है। और कितने दिनों तक करती है तो 20 दिनों तक करते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर क्या पता चल गया टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य पता चल गया जो कि ए को करनी होगी।
लेकिन हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि ए जो है उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। करना कितना काम है, 3 × 20 काम करना है। और टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क। ऊपर आपका टोटल वर्क हो गया, इफिशियंसी नीचे, यानी कि अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए की इफिशियंसी चाहिए, क्योंकि करेगा कौन, अब सिर्फ ए करेगा। तो ए की इफिशियंसी से क्या करेंगे, नीचे भाग दे देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। हल करेंगे इसे, 2 से काटेंगे 20 को तो 10 बार में चला जाएगा, यानी कि ए उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो 10 या 30 दिनों में कर लेगा। कितने दिनों में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये जो है क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। यानी कि 15 जो है लेबर है, 10 दिनों तक काम करते हैं और उन 10 दिनों में उन 15 लेबर को कुल मिलाकर 1800 रुपया मिलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी होगी। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर होता है। बटा नीचे क्या हो जाएगा, बटा नीचे हो जाएगा आपका वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे वर्क हो जाएगा, या फिर जो आपका पैसा दिया गया या तो वर्क हो जाएगा, या फिर जो आपका पैसा दिया गया वो भी आपका क्या होता है, नीचे ही लिखा जाता है। बराबर आपका क्या हो जाता है, M2 इंटू D2 इंटू H2 बाई क्या हो जाएगा, दूसरा वाला वर्क हो जाएगा। तो ये आपका क्या फार्मूला, आप MDH फार्मूला से याद रख सकते हैं। क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर, यहाँ दिए आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या इंटू घंटों की संख्या बटा जो टोटल काम किया गया, या फिर पैसा है तो नीचे आप पैसा लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर दूसरा आदमी, दूसरे आदमियों के दिनों में की संख्या, दूसरे घंटों की संख्या, दूसरे कामों की संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो टोटल जो है यहाँ पर आदमी यानी कि श्रमिक कितना है, तो 15 है, तो 15 लिख देंगे। कितने दिनों तक काम करते, तो 10 दिनों तक काम करते, तो इंटू 10 लिख देंगे। घंटा यहाँ पर नहीं दिया गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नीचे क्या लिख देंगे, वर्क नहीं है, यहाँ पर पैसा है तो नीचे क्या लिखेंगे, पैसे को लिख देंगे 1800 रुपये बराबर M2, यानी कि अब जो है श्रमिक कितने हैं, तो 5 श्रमिक है दूसरे वाले में, और जो है कितने दिनों तक काम करते हैं, तो 8 दिनों तक काम करते हैं। हमें पैसा नहीं पता है कि अब जो है पैसा हमें निकालना है कि इसे जो है पैसा कितने मिलेगा। तो पैसा को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। यक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। हल कर लेते हैं हम लोग इसे। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 0 1 0 आपका चला गया। 5 से काटेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा आपका। 3 से काटेंगे 180 तो कितना बार में चला जाएगा, 60 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 60 यहाँ पर 8 यहाँ पर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 छक 48, यानी कि 480 हो जाएगा। यानी कि 5 श्रमिक जब 8 दिनों तक मिलकर काम करेंगे तो उन्हें उस काम के बदले कितना मिलेगा, रुपये 480 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये आप हमेशा MDH फार्मूला याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न रहे तो एक फार्मूला, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बेसिक से भी थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है क्या, एक वर्ग है, एक वर्ग है, उसमें क्या हुआ, उसकी भुजा में जो है क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। यानी कि सभी भुजाओं में क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। तो जब उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो उसके क्षेत्रफल का यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, किसी भी वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके के प्रश्न को जब बनाने के लिए आपको जो एक फार्मूला आप याद रख सकते कि होता है, क्या होता है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100 याद रख सकते हैं। ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं। a आपका क्या हो गया, पहला प्रतिशत हो गया, b आपका क्या हो गया, सेकेंड परसेंट हो गया। यानी कि पहले वाली भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20% की, और दूसरे वाली भुजा में भी 20% की वृद्धि होगी। तो इस फार्मूला पे आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं इस मैथ को। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, a का जगह 20%, b के जगह भी 20%, प्लस a इंटू बी यानी कि 20 इंटू 20 बटा नीचे क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। 1 0 2 0 2 0 चला गया। सभी को हल कर लेंगे। 20 20 40 प्लस 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 40 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा,
44% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 44% हो जाएगा। यानी कि इस वर्ग के भुजा में अगर 20% की वृद्धि होती है तो उसके कुल क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर लंबा था। फिर बोला गया कि जब धोया गया, जब उस कपड़े को धोया गया तो इसकी लंबाई में 25% और इसकी चौड़ाई में 14% क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। यानी कि जब कपड़े को धोया जाता है तब उसके लंबाई यानी कि लेंथ में 25% की कमी और उसके चौड़ाई यानी कि ब्रेथ में 14% की कमी आ जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया हूं कि यहाँ पर जो है जब उसके लंबाई और चौड़ाई में दोनों में प्रतिशत की कमी होगी और आपसे एरिया के प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी पूछा जाएगा, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या बताया गया आपको कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। ये आपका क्या होता है? ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। यहां पर क्या बोला गया कि लेंथ में क्या हुआ? 25% की कमी हो गई। क्या हो गई? 25% की कमी हो गई। और ब्रेथ में भी क्या हुआ? ब्रेथ में भी क्या हो गया? 14% की कमी हो गई। कितने प्रतिशत की? 14% की कमी हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए और बी का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर कमी हो रहा है तो कमी हो रहा है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? माइनस में होगा। जब आपकी वृद्धि होती है तब क्या करते हैं? प्लस में जो है परसेंट का वैल्यू लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कमी हो रही है यानी कि ए का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे? -25 लिखेंगे, यानी कि -25%। और बी का वैल्यू क्या लिखेंगे? -14%। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? दोनों में कमी हो रही है, यानी कि वैल्यू को क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर? -25 -14, यहाँ पर प्लस रहने देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? a इंटू बी यानी कि -14 इंटू -25 बटा आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंदर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? दोनों प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। 25 चौका आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 आपका चला जाएगा। -25 -14 आपका कितना हो जाएगा? -39 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7/2, यानी कि 7 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.5। यानी कि 39 में से, यानी कि -39 में प्लस 3.5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 35.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35.5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या करेंगे? आप माइनस का साइन हटा देंगे। माइनस का साइन लगाने का मतलब ये होता है कि क्या हो रही है? उसमें कमी हो रही है। यानी कि पूरे जो है उसके क्षेत्रफल में कितनी की कमी हो रही है? तो 35.5% की कमी हो रही है। यहाँ पर माइनस को नहीं लिखना क्योंकि माइनस का साइन आने का मतलब यही होता है कि क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन आ जाता तो क्या हो जाती? हमें पता चल जाता कि वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब हल किए तो हम लोग को क्या आ रहा है? माइनस में साइन आ रहा है। तो माइनस को हटा देंगे, मतलब कि यहाँ पर साइन, आपका मतलब यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर क्या हो रही है? ओवरऑल जो आपका एरिया में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। कमी कितने का हो रहा है? 35.5% की कमी हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यह आपका क्या है? ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया है उत्पादन 1000 टन में, उर्वरक का जो है क्या दिया गया? उत्पादन दिया गया है 1000 टनों में दिया गया है। तो क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने में उर्वरक का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से कम था। यानी कि क्या करना होगा? जितना उत्पादन टोटल किया गया उसका क्या निकालेंगे? सबसे पहले योग यानी कि सम निकालेंगे। उसका योग निकालने के बाद क्या करेंगे? टोटल जो है जितने साल के लिए उस उर्वरक का उत्पादन किया गया तो उससे भाग दे देंगे तो आपका औसत उत्पादन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एवरेज योग निकालेंगे, उसके बाद एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले योग यानी कि सम निकाल लेंगे। तो सम आपका कितना हो जाएगा? सभी को जोड़ेंगे। 25 40 60 है, 60 40 100 100 25 125 125 अब 45 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 130 40 170 170 अब 65 है, 170 अब 50 पहले जोड़ लेते हैं। 170 अब 50 आपका कितना हो जाएगा? 170 अब 50 220
220 में 7 6 13 1 14, यानी कि 220 में 140 जोड़ेंगे तो 360, 360 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो उर्वरक का उत्पादन कितना आ गया 440। यहाँ पर सभी को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सभी को जोड़ लिया, जितना टोटल उत्पादन किया गया था। कितने वर्षों में जो ये उत्पादन किया गया था, टोटल यहाँ पर 8 वर्षों में किया गया था। तो क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज यानी कि औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज यानी कि औसत आ जाएगा। तो एवरेज आपका कितना आ जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 पच्चीस 40, 8 पच्चीस 40, यानी कि आपका एवरेज कितना आ गया 55 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपसे एवरेज नहीं पूछा जा रहा, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन कौन से वर्ष में आपके औसत उत्पादन से भी कम उत्पादन किया गया था, यानी कि 55 यूनिट से भी, यानी कि 55,000 टन से भी कम उत्पादन जो है कितने सालों में किया गया था। यानी कि यहाँ 25 है, यानी कि यहाँ भी जो है क्या कम उत्पादन किया गया कितने से, 55 से, यानी कि 1 साल। यहाँ पर 40 है, यानी कि ये भी जो आपका क्या है 55 से कम उत्पादन किया गया है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक 45 साल है, यहाँ पर एक ये 50 साल है, यानी कि टोटल जो है कितने साल हो गया, टोटल जो है 4 साल ऐसे है जिनका उत्पादन 55,000 टन से कम है। तो टोटल कितना हो गया 4 साल ऐसे है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से क्या होता है, कम होता है। यानी कि कोई जो है 84,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा था और 10% प्रति वर्ष क्या हो रहा है, उसका मूल्य कम हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। यानी कि अभी उसका दाम 84,000 रुपये है और उसका जो है गिरावट प्रति वर्ष 10% के दर से हो रहा है। तो 2 वर्षों का बाद उस स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कैसे करते हैं। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि 10 यूनिट के स्कूटर को क्या हो रहा है, 1 यूनिट का हर एक साल उसमें कमी आ रही है। यानी कि 10 यूनिट का कोई स्कूटर जो है हर एक साल जो है कितना हो जा रहा है, 10 यूनिट का स्कूटर जो है 9 यूनिट हो जा रहा है। यानी कि ये आपका क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया, फाइनल वैल्यू आपका हो रहा है। ये आपका क्या है, शुरुआती दाम है, ये आपका क्या है, प्रत्येक साल के अंत में घटा हुआ दाम है। यानी कि पहले साल में 10 यूनिट से उस स्कूटर का दाम कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया। हमें जो है कितना वर्ष का कैलकुलेट करना है, 2 वर्षों के लिए। यानी कि दूसरे वर्ष में भी आपका क्या होगा, 10 यूनिट का स्कूटर क्या हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू का जो है यहाँ पर अनुपात में और फाइनल वैल्यू का अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 10 दही कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, और 9 नमा कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। यानी कि आपका इनिशियल वैल्यू अनुपात में कितना आ गया, 100 यूनिट, और फाइनल वैल्यू आपका कितना आ गया, 81 यूनिट। यानी कि आपका इनिशियल वैल्यू यानी कि शुरुआती दाम कितना था, 84,000 रुपये था। यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू कितना है, 84,000 रुपये है। कितने रुपये है, 84,000 रुपये। यानी कि 100 का ये कितना गुना है, तो 100 की ये जो है 840 गुना है। कितने गुना है, 100 का ये जो है 100 यूनिट के बराबर कितना, 884,000 है। यानी कि 100 का ये जो है कितना गुना है, तो 840 गुना है। यानी कि इसका भी वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, 840 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 840 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो 1 जीरो लगेगा, 1 जीरो के बाद यूनिट डिजिट तो आपका 4 आना ही चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। यानी कि 0 के बाद आपका यूनिट डिजिट 4 आएगा। यानी कि कितने ऑप्शन में 4 है, तो 4 यहाँ पर 0 के बाद 4 ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है। 4 के 0 के बाद 4 है, एक तो आपका पहले ऑप्शन में, एक आपका दूसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में। लेकिन क्या आपका दाम 86,000 रुपये कभी होगा, क्योंकि स्कूटर में तो प्रति वर्ष जो है क्या आ रहा है, गिरावट आ रहा है। तो इससे जो है वर्तमान तो है 84,000 रुपये है, लेकिन 2 वर्ष बाद क्या होगा, इसकी कमी हो रही है स्कूटर के दाम में। यानी कि उसका दाम तो पक्का 84,000 से कम ही होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगर आप इसे बाई ऑप्शन नहीं बना सकते तो यहाँ पर आप गुना करके भी देख सकते हैं। 81 × 84 करेंगे, यहाँ पर गुना करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि 4 हो गया, यहाँ पर
4 हो गया, 8 चौक 32, 32 गुना 8 यानी कि 40 हो जाएगा, 4 अठी 64, 4 आपका कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। यानी कि आपका गुना करने पर भी कितना आ गया 68,040 रुपया आ गया। कितना आ गया 68,040 रुपया आ गया। यानी कि 2 वर्षों के बाद उसका स्कूटर का मूल्य कितना होगा 68,040 रुपया होगा। या तो बाई ऑप्शन से भी आप बिना गुना करे बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य में अपना माल बेचता है, लेकिन 1 केजी वजन के लिए 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा। यानी कि वो बोल रहा है कि 1 केजी कोई जो है वस्तु 1 केजी दे रहा है, लेकिन वो असल में दे कितना रहा है 900 ग्राम दे रहा है। यानी कि 1000 ग्राम, यानी कि 1 केजी कितना 1000 ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम का जो है वादा करने का देता है, मतलब ये देने का वादा करता है, लेकिन देता कितना है 900 ग्राम दे रहा है। यानी कि उसका लाभ कितने ग्राम का हो रहा है तो 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। यानी कि देने का वादा तो 1000 ग्राम कर रहा है, लेकिन देता कितना है मात्र 900 ग्राम। यानी कि लाभ कितने का कमा रहा है 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है। और लाभ जो हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है सीपी पर किया जाता है, क्योंकि वो जो है माल कितने ग्राम दे रहा है मात्र 900 ग्राम दे रहा है। यानी कि तुलना हमें किससे करना है 900 ग्राम से। परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 शून्य 2 शून्य चला गया 100/9 यानी कि पूर्णांक में तो 11.1/9% आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि बॉडमास थ्योरम क्या होता है। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को हल कर लेते हैं हम लोग। अब तो 5.1 में से 3.8 जाएगा, 5.1 में से 3.8 जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। और ऑफ का मतलब क्या होता है गुना होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है गुना होता है। यानी कि 1.3 को क्या करेंगे 0.4 से गुना करेंगे। तो 1.3 को जब 0.4 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13 चौक 52 यानी कि 0.52 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे इतना का हल करने पर आपका कितना आ गया 0.52 आ गया। फिर क्या करेंगे इसका भी हल कर लेते हैं, ये गुना करके हम लोग देख लेते हैं। तो 15 × 90 यानी कि 15 नमा आपका कितना हो जाता है 135 यानी कि 1350। अब 15 तिया 45 यानी कि 1350 और 45 आपका कितना हो जाएगा 1395 हो जाएगा। यानी कि 13 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। तो अब सारा क्या करेंगे नीचे लिख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग है 7.8 माइनस यहाँ से यहाँ तक हल करने पर आपका कितना आया 0.52 आया। प्लस का साइन है प्लस ले देंगे। यहाँ पर गुना करने पर आपका कितना आया 13.95 आया। कितना आया 13.95 आया। तो क्या करेंगे सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। 9 8 आपका 17 हो गया। 13 7 20 21 हो जाएगा। माइनस क्या करेंगे 0.52 माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया तो आपका 2 बचेगा और आपका 21 बचा हुआ रह जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन को हल करने पर 21.23 आएगा। कितना आएगा 21.23 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर कि ए और बी के बीच एक चुनावी प्रतियोगिता में ए जो है 480 वोटों के अंतर से जीतता है। यानी कि दो जो है क्या है उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार ए है एक उम्मीदवार बी है। ए जो है बी से 480 वोटों के अंतर से जीत जाता है। फिर आगे बोला गया कि यदि ए को कुल वोटों का 70% वोट मिलता है। क्या बोला गया कि ए को जो है कुल वोटों का कितना प्रतिशत वोट मिलता है 70% वोट मिलता है। यानी कि किसी भी मतदाता कहीं भी रहते हैं तो कुल मतदाता की संख्या हमेशा कितनी होती है, यानी कि कुल वोटर की संख्या हमेशा कितनी होती है 100% होती है। कुल मतदाता की संख्या हमेशा कितनी होती है 100% होती है। तो उस 100% में से
ए को जो है कितना प्रतिशत वोट मिल गया, 70% वोट मिल गया। तो बी को कितना प्रतिशत वोट मिला होगा, टोटल वोटर 100% है, उसमें से 70% ए को मिल गया, तो बी को कितना मिला होगा, तो 100 में से 70% ए को मिला, तो बी को कितना मिला होगा, 30% मिला होगा। यानी कि ए को वोटर जो है कितना मिले, यानी कि ए को 70% वोट मिले और बी को 30% वोट मिले। दोनों वोटों का अंतर यहाँ पर कितना दिया गया, यानी कि ए जो है उतने वोटों से जीता होगा जितने जो है इसके परसेंट में उसके वोटों का अंतर है। तो यहाँ पर दोनों के परसेंट का अंतर का वैल्यू कितना दिया गया, 480 सीट दिया गया। तो यहाँ पर दोनों के परसेंट में अंतर कितना हो जाएगा, तो 70 - 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो 40% का वैल्यू कितना दिया गया, 480 दिया गया। आपसे पूछा गया कुल वोटों की संख्या, यानी कि हमें कुल वोट यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर इसे हल कर लेंगे तो काटेंगे, पहले यहाँ पर काट लेते 4 से काटेंगे तो 10%, 12 चौक 48 यानी 120। 100% का वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, इधर 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1200, यानी कि 100% का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1200 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सोना अल्मुनियम की तुलना में 12 गुना भारी है। क्या बोला गया, कि सोना जो है अल्मुनियम की तुलना में 12 गुना भारी है। और बोला गया कि और तांबा जो है अल्मुनियम की तुलना में 5 गुना भारी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो अल्मुनियम की 8 गुना मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में सोना और तांबा को मिश्रित जो है करना चाहिए। तो ये आपका क्या, एक तरीके से थोड़ा सा एलिगेशन का ये जो है क्या है, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो में भी शुरुआत का जो है थोड़ा सा रेशियो का भी क्वेश्चन है और एलिगेशन थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया गया है कि सोना और अल्मुनियम यानी कि गोल्ड जो है अल्मुनियम की तुलना में कितना गुना भारी है, 12 गुना भारी है। यानी कि अगर अल्मुनियम 1 यूनिट है, अगर अल्मुनियम का भार 1 यूनिट है तो गोल्ड का भार कितना है, 12 यूनिट है। यानी कि गोल्ड और अल्मुनियम का आपका कितना आ गया, 12 यूनिट एक आ गया उनके भार का अनुपात। फिर बोला गया कि तांबा और अल्मुनियम यानी कि टीन और अल्मुनियम का अनुपात क्या बोला गया, कि तांबा जो है अल्मुनियम से 5 गुना भारी है। यानी कि अगर अल्मुनियम 1 यूनिट भारी है तो तांबा कितने भारी है, 5 यूनिट भारी है। यानी कि अगर हम तीनों को एक रेशियो में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, गोल्ड अल्मुनियम तांबा तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा, क्योंकि अल्मुनियम दोनों जगह क्या है, सेम है, तो बिना कुछ चेंज किए एक रेशियो में इसे लिख सकते हैं। तो गोल्ड आपका कितना हो जाएगा, 12, आपका अल्मुनियम 1 यूनिट है, अल्मुनियम 1 यूनिट, और तांबा आपका कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अल्मुनियम के 8 गुना मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए, यानी कि 8 kg प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, 8 kg प्राप्त करने के लिए गोल्ड और तांबे को किस अनुपात में जो है मिश्रित किया जाना। यानी कि गोल्ड यहाँ पर क्या कर लिख देंगे, गोल्ड का भार कितना है, 12 kg। यहाँ पर टीन का जो है कितना आया था, 5 यूनिट आया था। दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एलिगेशन बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का जो है डिफरेंस निकाला जाता है। दोनों का क्या निकाला जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है। यानी कि 8 में से 5 जाएगा, डिफरेंस हमें निकालना है। जो बड़ी संख्या दिखेगी उसमें से छोटी संख्या माइनस कर देना। यानी कि 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 12 है, तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि किस अनुपात में जो है तांबा और टीन को जो है मिलाना चाहिए, जिससे कि हमें अल्मुनियम जो है कितना प्राप्त हो, 8 यूनिट प्राप्त हो। यानी कि हमें किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 3:4 के अनुपात में, यानी कि 3:4 के अनुपात में मिलाना चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6, 7 से पूर्णता विभाज्य हो जाती है। यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें अगर 8 जोड़ा जाए तो
तो वह संख्या 4 से भी विभाज्य होगी, 5 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी और 7 से भी विभाज्य होगी। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इन जो आपका चारों अंक जिस अंक से विभाज्य किया जाएगा उसका क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्तक लिया जाता है। तो इन चारों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ कि 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 आपका कितना हो जाएगा, 60 असाक्षक 42 हो जाएगा, यानी कि 420 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इन चारों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। इस एलसीएम को मैं यहाँ पर जो है शॉर्टकट तरीके से मैंने यहाँ पे निकाला, आप चाहे तो कॉपी पर निकाल कर देख सकते हैं। एलसीएम आपका कितना आएगा, 420 ही आएगा। यानी कि इन चारों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना हो गया, 420 हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहां पर बोला जा रहा है कि 8 जोड़ने पर इन चारों संख्या से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि जो संख्या होगी वो क्या होगी, उसमें 8 पहले से माइनस कर देना, यानी कि इसमें क्या करेंगे, 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि 420 तो क्या होगी, इन चारों संख्या से कटेगी। लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए जो इन चारों संख्या को, इन चारों संख्या में 8 जब उस संख्या में जोड़ा जाए तब उस संख्या में इन चारों संख्या से विभाज्य हो। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर एलसीएम आया उसमें क्या करेंगे, 8 माइनस कर देंगे। तो 8 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 412 आ जाएगा। कितना आएगा, 412 आ जाएगा, यानी कि आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले भी ये ग्राफ आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 1999 और 2000, 1999 और 2000 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष युग्म के औसत उत्पादन से कम था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1999 और 2000 का जो है औसत उत्पादन यहाँ पर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, औसत उत्पादन निकाल लेंगे। तो 1999 में कितना था, 65 था। 2000 में कितना था, 50 था। दोनों का क्या निकालना, औसत निकालना। तो पहले जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 111 यानी कि 115। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, यानी कि आपका औसत यहाँ पर कितना आ जाएगा, औसत आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 से 14, यानी कि 57.5 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ गया। तो पूछा जा रहा है इसी तरीके से 2-2 वर्ष में किसका औसत उत्पादन जो है क्या है, औसत उत्पादन से कम है, यानी कि 57.5 जो है किसके औसत उत्पादन से 57.5 कम है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबका हमें जो है औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया गया, पहला ऑप्शन में क्या 1995 और 2001 है। तो 1995 में कितना है, 25 है, और 2001 में कितना है, 75 है। तो 25 और 75 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाता है, 100। 100 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 50 आएगा। 100 को जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 50 आएगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि ये तो खुद कम है। 75.5 से 50 क्या है, कम है। हमें क्या चाहिए, 75.5 से अधिक चाहिए, 75 नहीं, 57.5 से अधिक चाहिए, यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर अगला देखेंगे तो क्या है, 1998 और 2000। तो 1998 आपका 45 हो गया और 2000 आपका हो गया यहाँ पर 50। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 4 9 यानी कि 95, 95/2 यानी कि 47.5 हो जा रहा। तो ये भी आपका 57.5 इससे कम है, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर थर्ड ऑप्शन देखेंगे 96 और 97। 96 में आपका कितना है, 40 है। 97 में आपका 60 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 100 होता है। 100 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 50 आएगा, यानी कि ये भी 57.5 से कम है, यानी कि एक ही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आप निकाल कर भी देख सकते हैं। जैसे कि 2000 में कितना है, 2000 में 50 है, 2000 में जो है 50 है, और 2001 में कितना है, 75 है। दोनों को जोड़ेंगे, औसत निकालने के लिए 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 साल का यहाँ पर है। 7 5 12 कितना हो जाएगा, 125/2 भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा, यानी कि 57.5 से ये क्या है, अधिक है, यानी कि 62.5 से ये क्या है, एक तरीके से कम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2000 की तुलना में 2001 में उर्वरक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। तो 2000 में जो है कितने की उत्पादन की गई, 50,000 टन की।
और 2001 में जो है कितना उत्पादन किया गया 75,000 टन की, यानी कि वृद्धि कितना हुआ 50 से कितना हो गया 75 हो गया, यानी कि कितनी की वृद्धि हुई। तो वृद्धि निकालने के लिए 75 - 50 करेंगे, यानी कि 25 की वृद्धि हुई। तुलना हमें किससे करना है, यहां पर बोला गया कि 2000 की तुलना में, यानी कि तुलना हमें किससे करना है, इस 50 से तुलना करता है, यानी कि 2000 साल के उर्वरक से तुलना करना है, यानी कि तुलना जिससे करना है उसे नीचे, यानी कि 50 नीचे लिख देंगे, परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना कर देंगे। हल करेंगे तो 50 दूनी 100, 25 दूनी आपका कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 50% की वृद्धि हुई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 पदों में से पहले 6 पदों का औसत कितना है 36 है, अंतिम 6 पदों का औसत 42 है। फिर बोला गया कि यदि पहले 11 पदों का औसत 38 है तो 12वां पद क्या है। तो हमें सबसे पहले 6 पद का योग और ये जो है अंतिम 6 पद का योग निकालना होगा, तब हम लोग उन 12 पदों का योग निकाल लेंगे। 12 पदों का योग में से क्या करेंगे 11 पदों के योग से माइनस कर देंगे, तो आपका 12वां पद आ जाएगा। तो सबसे पहले 6 पदों का योग कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू क्या करेंगे 36, पहले 6 पदों का औसत कितना था 36, तो योग निकालने के लिए 6 इंटू 36, तो 36 छक्का आपका कितना हो जाएगा 216। अंतिम कितने पद है 6 पद है, औसत कितना है 42 है, 42 इंटू 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12 पदों का योग आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 6 2 8, 5 1 6, 2 2 4 आ गया, यानी कि 468 क्या हो गया 12 पदों का योग हो गया। उसमें से क्या करना हमें 11 पदों का योग माइनस कर देना है, यानी कि क्या करेंगे 38 इंटू 38 का गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 380, 380 अब प्लस 38 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 380 और 38 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 418 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 418 हो जाएगा, यानी कि 12 पदों का योग कितना आ गया 468 और पहली 11 पदों का योग कितना आ गया 418 हो गया, यानी कि जब माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा 12वां पद निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 12वां पद निकल जाएगा। 12वां पद निकलेगा तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। मैं आंसर करेंगे तो कितना आ जाएगा 468 में से 418 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर निवेश की गई और उसी दर पर राशि जो क्या हो जाती है दोगुना हो जाती है। यानी कि अगर पहले प्रिंसिपल यानी कि मूलधन P था तो 8% की दर से कुछ समय बाद जो है वह मिश्र धन कितना हो जाता है 2P हो जाता है, यानी कि P से कितना हो गया 2P हो गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना चक्रवृद्धि ब्याज नहीं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको, तो P से 2P हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन किया जाता है। तो P आपका मूलधन है, 2P आपका मिश्र धन हो गया, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे, यानी कि 2P माइनस P करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा P आ जाएगा। यानी कि अब हमें मूलधन ये भी पता है, साधारण ब्याज भी पता है, रेट भी आपका यानी कि दर भी आपका दिया गया है। हमें निकालना क्या है समय निकालना है। क्या निकालना है समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी होता है। यस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, P से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर होता है, T से टाइम यानी कि समय होता है, बटा 100 से भाग दे देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना आया P आया तो P लिख देंगे। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हम लोगों ने P ही माना था तो P लिख देंगे। रेट कितना यानी कि दर कितना दिया गया है ब्याज का तो 8% दिया गया। टाइम हमें निकालना है तो उसे T से डिनोट कर देंगे, बटा नीचे 100 से भाग दे देंगे। P से P चला गया, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी कि T बराबर आपका कितना आ जाएगा 12.5 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12.5 साल आ जाएगा, यानी कि वह धन जो है 12.5 साल में खुद का राशि का कितना गुना हो जाएगी
2 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए बी और सी को A/B यानी कि A अनुपात B जो है कितना अनुपात है? 1:2 है। और B और C का अनुपात कितना है? 3:5 है। 3:5 के रूप में 3800 रुपया क्या किया जाता है? वितरित किए जाते हैं। तो B का हिस्सा ज्ञात करें, यानी कि B को जो है उस राशि में से अगर तीनों को मिलाकर 3800 रुपये मिलते हैं तो B का उसमें से हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर B का वैल्यू क्या है? 2 यूनिट है। यहाँ पर B का वैल्यू क्या है? 3 यूनिट है। तो हमें क्या करना है? B का वैल्यू यहाँ पर बराबर करना होगा, यानी कि हमें ABC का एक निश्चित जो है अनुपात में वैल्यू निकालना होगा। तो A और B का जो है कितने अनुपात है? 1:2 है। B और C का कितना अनुपात है? 3:5 है। तो इसे आसानी से हल करने के लिए क्या करते हैं, जो खाली स्थान है उसको क्या करते हैं? बगल वाली संख्या, ऊपर नीचे नहीं देखना है, बगल वाली संख्या, जो बगल वाली संख्या वो संख्या क्या करना है? खाली स्थान पर लिख देना है। यानी कि 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 3 है तो बगल वाली संख्या, बगल जो खाली संख्या है वहां पर 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 3 × 1 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि ABC का निश्चित अनुपात में वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर तीनों के रेशियो का योग कितना हो जाएगा? तो 6 3 9 और 10 कितना हो जाएगा? टोटल 19 यूनिट। और 19 यूनिट का टोटल रुपये यहाँ पर कितना दिया गया? 3800 रुपया दिया गया। तो अब यहाँ पर काटेंगे, 19 से कितना बार में चला जाएगा? 200 बार में चला जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 200 रुपया आ गया। पूछा क्या जा रहा है? बी का हिस्सा पूछा जा रहा है, यानी कि इसे 6 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 200 रुपया, तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 1200 आ जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया? 1200 रुपये, यानी कि बी को जो है 1200 रुपये प्राप्त होते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि ABCD और E का माध्य जो है कितना है? 36 है। माध्य मतलब क्या होता है? एवरेज यानी कि औसत होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। माध्य मतलब क्या होता है? औसत यानी कि एवरेज होता है। फिर बोला गया कि B, D और E का माध्य कितना है? 32 है। फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है कि A और C का माध्य यानी कि औसत क्या होगा? तो क्या यहाँ पर अगर हम लोग इन 5 संख्याओं का योग में से इन 3 संख्याओं का योग को माइनस करेंगे तो बचेगा कौन संख्या? A और C ही तो बचेगी, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो B इसमें भी है, B इसमें चला जाएगा, D इसमें भी है, D इसमें भी है, चला जाएगा, E इसमें भी है, E इसमें चला जाएगा, यानी कि बचेगा कौन? A बचेगा और C बचेगा। उसी का हमें क्या चाहिए? माध्य यानी कि औसत चाहिए। तो क्या करेंगे? यहाँ पर सभी का योग निकाल लेंगे। जैसे कि सबसे पहले A B C D E का योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? योग निकालने के लिए औसत कितना है? 36 है। टोटल नंबर कितना है? 5 है। योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 36 × 5, तो 36 25 आपका कितना होता है? 180 होता है, यानी कि उन 5 संख्याओं का योग कितना आ गया? 180 आ गया। फिर क्या है? B + D + E का योग निकालना, तो उनका माध्य जो है इन तीनों संख्याओं का माध्य कितना दिया गया? 32। योग निकालने के लिए क्या करेंगे? उनके कुल नंबर से जो है क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 32 तिया कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, यानी कि इन 3 संख्याओं का योग कितना आ गया? 96 आ गया। माइनस कर देंगे, माइनस 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 B + B कट जाएगा, माइनस +D -D कट जाएगा, +E -E कट गया। यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा? यहाँ पर A बच गया +C बच गया। इधर आपका क्या बच गया? 180 में से 96 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? इधर आपका बच जाएगा 80 × 4 84 बच जाएगा। हमें क्या चाहिए? योग नहीं चाहिए। पूछा क्या जा रहा है? औसत पूछा जा रहा है। टोटल नंबर कितना है? 2 है। क्या करेंगे? 2 से विभाज कर देंगे। काटेंगे, कितना बार में चला जाएगा? 42 बार में चला जाएगा, यानी कि A और C का माध्य यानी कि औसत कितना आ गया? तो 42 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया कि यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% और फिर 15% का छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 850 रुपये है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5,
और 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है, छूट दिया जा रहा है, यानी कि उसमें कमी की जा रही है। यानी कि 5 यूनिट का कोई सामान उसमें क्या किया जा रहा है, 1 यूनिट की कमी की जा रही है। यानी कि इनिशियल वैल्यू जो उस दाम का कितना है, 5 यूनिट है, लेकिन उसमें डिस्काउंट यानी कि छूट देने के बाद उसमें 1 यूनिट की कमी कर दी गई, यानी कि उसका मूल्य जो है कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। यानी कि फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि उसका अनुपात कितना हो गया, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 5:4 हो गया। तो ये तो हो गया पहले छूट के बाद। दूसरा छूट कितना मिला, 15%, यानी कि 20 का सामान कितना हो गया, 20 यूनिट के सामान में 3 यूनिट की छूट दी गई। यानी कि 20 यूनिट के सामान में 3 यूनिट छूट होगा, यानी कि 20 में 3 कम, यानी कि 17 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इनिशियल रेशियो फाइनल रेशियो का वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो से कट रहा है तो काट देंगे, क्रॉस में काटना हमेशा है। यहाँ पर क्रॉस में कट रहा है तो काट देंगे, 4×5=20 कट रहा है तो काट देंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 5×5=25 रेशियो 17 आ जाएगा। यानी कि इनिशियल वैल्यू अनुपात में कितना वैल्यू आ गया, 25। अब फाइनल वैल्यू घटकर सारा छूट मिलकर उसका वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। तो इनिशियल वैल्यू यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया था, 850 रुपया दिया गया था। यानी कि इस 850 रुपये, इस 25 यूनिट का वैल्यू कितना है, 850 रुपये है। कितना है, 850 रुपये है। इस 25 यूनिट का वैल्यू कितना, 850 रुपये। यानी कि इसमें जो है कितना गुना हुआ, तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, यानी कि 25 का ये कितना गुना है, 850 गुना है। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें भी क्या कर देंगे, 34 से गुना कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 17 में 34 गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 17×3=51, 510, 17 चौक 68, यानी कि 510 68 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 578 आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु के छूट के बाद मूल्य कितना हो गया, 578 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए, 578 रुपये हो गए। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।